Hello, guys. Welcome to you all to the Digital Learning with Albatross Education Center. Myself Ayushi, and I will going to conduct your economy class for the chapter number 4, the story of Palampur. In the previous last two classes, we have discussed about the Palampur, how the Palampur looks like, what type of the activity used to be conducted in the Palampur for the purpose of earning, whether it is a farming or the non-farming activity. After that, we have discussed that what are the factors of the production. Now, the today's topic is all about the land. As we all know that India is rich in the production of agriculture product, or we can say that more than our 60% population is dependent on the land for the purpose of farming activity. हमको पता है कि इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर जो मोस्ट ऑफ द पीपल्स हैं वो इंगेज रहते हैं, डिपेंड रहते हैं फॉर देयर लाइवलीहुड टूवर्ड्स द लैंड, especially on the agriculture sector. Now the question arises, is it possible that we can grow more than one crop on a same piece of land? Is it possible? क्या ये पॉसिबल है कि हम एक से ज़्यादा क्रॉप को एक सेम पीस ऑफ लैंड पे ग्रो कर सकते हैं? सेकेंड वन, जी अभी हम लोग ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि इज़ इट पॉसिबल दैट वन कैन ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन फ्रॉम अ सेम पीस ऑफ लैंड. ये क्या पॉसिबल हो पाएगा कि कोई पर्सन जो है या हमारे इंडिया का लैंड इतना कल्टीवेटेड है, इतना फर्टाइल है कि हम एक से ज़्यादा क्रॉप जो है वो ग्रो कर सकते हैं? और इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं हम? तो सबसे पहले तो अगर हम पालमपुर की बात करें तो पालमपुर का जो लैंड था वो ऐसे ही था. यस, इट इज़ थ्रू द प्रोसेस ऑफ द मल्टीपल क्रॉपिंग. एक से ज़्यादा क्रॉप को ग्रो किया जाता है. इसकी डेफिनेशन है द ग्रोइंग ऑफ वन और मोर क्रॉप ऑन अ सिंगल पीस ऑफ लैंड इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग. पालमपुर के अंदर जो टाइम था हमारा, डैट वॉज द टाइम ऑफ द रेनी सीज़न. उसको हम लोगों ने एक नए सीज़न का नाम दिया, डैट इज़ एन खारिफ सीज़न, जहाँ पे ज्वार और बाजरा जो था वो कल्टीवेट किया जाता था, विच वॉज यूज्ड बाय द पीपल्स टू कैटल for their cattle to feed them. Second one, which is followed by the potato in the months of October and December. After that, जब बात आती थी विंटर सीज़न की, तो विंटर सीज़न को नाम दिया गया एज अ रबी सीज़न. रबी में फार्मर यूज टू ग्रो वीट एंड राइस. फार्मर क्या करते थे? वीट और राइस को ग्रो करते थे. फर्स्ट इंटेंशन जो होता था फार्मर का, डैट इज़ फर्स्ट टू फीड द फैमिली. सबसे पहले वो अपनी फैमिली को क्या करें? फीड करें, वो सेल्फ कंजप्शन के लिए निकाल लें, एंड द रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट शुड सेल इन द मार्केट. और उसके बाद जो उनका बच जाए वो क्या करते हैं? उसको मार्केट के, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इस चीज़ को हम बोलते हैं एज अ सरप्लस सेल. क्या बोलते हैं? सरप्लस सेल्स. सरप्लस का मतलब होता है एक्सेस, ज़्यादा, बचा हुआ, ज़्यादा. तो उन्होंने क्या किया? फार्मर्स ने सबसे पहले जो भी चीज़ें ग्रो की वो किसके लिए ग्रो करी? फॉर द सेल्फ कंजप्शन, खुद के लिए. जब वो अपने और अपनी फैमिलीज़ की नीड्स को सेटिस्फाइड कर पाए, तो अपनी और फैमिली की नीड्स को सेटिस्फाइड करने के बाद वो उन्होंने जो भी प्रोड्यूस किया था, वो जितना भी बचा उसको मार्केट के अंदर उन्होंने सेल कर दिया. Now the question arises, why the farmer are able to grow more than one crop in the पालमपुर? क्यों ऐसा कैसे हो पाया? क्यों पालमपुर के अंदर ऐसा हो पाया कि फार्मर जो थे वो एक से ज़्यादा क्रॉप को ग्रो कर पाए? That is all just because of the well developed system of irrigation. वहाँ पे जो इरिगेशन का सिस्टम था वो बहुत ही वेल डेवलप्ड सिस्टम था. मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ऑन माई फर्स्ट वीडियो, क्या होता था वहाँ पे, द पीपल्स इन द पालमपुर
हैविंग द ट्यूबवेल्स इन देयर हाउसेस, उन लोग के हाउसेस में क्या थे, ट्यूबवेल्स थे, और वो ट्यूबवेल्स होते वो किस की हेल्प से रन होते थे, विद द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी थी, वाटर इजीली एक्सट्रैक्ट हो पाता था, और इलेक्ट्रिसिटी थी, वाटर इजीली एक्सट्रैक्ट हो पाता था, और जिसकी वजह से वो लोग क्या कर पाते थे, फार्मिंग के पर्पस से वाटर को अच्छे तरीके से जितना रिक्वायर्ड था उतना यूज़ कर पाते थे। तो अपन यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इन द प्रोसेस ऑफ इरिगेशन। दिस मॉडर्न ट्यूबवेल्स, ये जो मॉडर्न ट्यूबवेल्स थे, इन्होंने कहीं ना कहीं मॉडर्न फार्मिंग मेथड में भी हेल्प करी। व्हाट इज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड? मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो था, डैट वाज अ टाइम ऑफ द 1916, ये 1960s का टाइम था जहाँ पे गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द ग्रीन रेवोल्यूशन फॉर द फार्मर्स। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर, रेवोल्यूशन का मीन्स होता है टू कल्टिवेट वीट एंड राइस और टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड राइस विद द यूज ऑफ HYV सीड्स। HYV सीड्स हाई यील्ड वेराइटी सीड्स का इस्तेमाल करके वीट और राइस के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देना, एनहांस कर देने को ग्रीन रेवोल्यूशन नाम दिया गया था। प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज होगा? आप HYV सीड्स को यूज़ करोगे, साथ के साथ आप कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स को भी यूज़ करोगे। फॉर द बेस्ट रिजल्ट ऑफ दीज केमिकल फर्टिलाइज़र एंड द पेस्टिसाइड्स वी रिक्वायर्स अ प्लेंटी ऑफ वाटर। हमको जो रिक्वायरमेंट हुई वो किसकी रिक्वायरमेंट हुई? प्लेंटी ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट हुई। तो यहाँ से आप ऐसे बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी हैज़ also played a very important role in the modernization of farming। इलेक्ट्रिसिटी ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया, किस में प्ले किया? फार्मिंग को मॉडर्नाइज करने में, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में। Thank you everyone. Just take care, be safe, stay home.